बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वॉइसेस ऑफ द वर्ल्ड। मुझे ताजुज़ बक्सीर कहते हैं। नाज़रीन, वाओ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो रियासत जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान समेत दुनिया भर से मुस्तनिद खबरें, तबसरे और तजिए अब तक पहुँचाने के लिए कोशिश है। आज हम बात करने जा रहे हैं आज़ाद कश्मीर में पुरअमन शटडाउन का क्रेडिट आखिर जाता किसको है और हुकूक मांगने वाले भारतीय लॉबी का हिस्सा कैसे हैं। इसके साथ हम बात करेंगे कि अवामी तहरीक की हुकूमत और उसकी इत्तेहादी जमातें मुखालिफ क्यों हैं, और इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि अवामी एक्शन कमेटी पर क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और फिर रियासत आज़ाद कश्मीर से गैर रियासती पार्टियों की बेदखली के बाद जो सियासी अदम इस्तेकाम पैदा हुआ है, इसका आखिर हल क्या है। आज इसे तमाम तर मौजू के हवाले से डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सदर अवामी हुकूक कौंसल और मरकज़ी जम्मू कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी राजा गुलाम मुश्तबा। राजा साहब, आपके कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो गुज़श्ता रोज़ एक तारीखी एहतजाज हुआ है, इसका क्रेडिट आप किसको देते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ज़ोएब साहब, आपका और आपके प्लेटफॉर्म का शुक्रिया कि आपने हमें अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का मौका दिया। जहां तक आपके सवाल का तल्लक है, तो मैं ये समझता हूं कि 5 तारीख को जो तारीखी एहतजाज हुआ, इसका क्रेडिट रियासत के अवाम को जाता है। तमाम तबकात, जो ताजरान हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, सिविल सोसाइटी है, सियासी जमातों के कारकन हैं, और जितने भी हमारे मज़ाहमत कार दोस्त हैं, उन सबको इसका क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बाहर निकल के रियासत की तरफ से जो पुलिस गर्दी की गई उसके खिलाफ रिस्पॉन्ड किया। अच्छा राजा साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पिछले कुछ अरसा से एक मुहिम चल रही है कि ये जो लोग बाहर निकले हुए हैं और अपने हुकूक का मुतालबा कर रहे हैं, ये दर हकीकत भारतीय लॉबी का हिस्सा हैं। इसके हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? जी, अपना प्रोपेगेंडा मुहिम जो लॉन्च की गई है, उसका कोई खातर ख्वाह फ़ायदा नहीं हुआ हुक्मरानों को, और इसमें भी उन्हें सुबकी का सामना करना पड़ा, क्योंकि लोग जानते हैं, हम लोगों के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। और जितने भी ये 30 रुकनी कमेटी है या मुख्तलिफ जगहों पे हमारी जो लोकल कमेटीज़ हैं, हर बंदे के बारे में लोगों को पता है, डिटेल में पता है कि कौन क्या है। तो इसलिए ये जो हुक्मरान ये जो खेल खेल रहे हैं, इस तरह के इल्ज़ामात लगाने के और प्रोपेगेंडा करने के, इसमें उनको इंशाल्लाह हमेशा मायूसी ही होगी। ये राजा साहब, इसकी क्या वजह है कि हुकूमत और उसके इत्तेहादी आप लोगों की शदीद मुखालिफ हैं? देखें, जो कुछ जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं, ज़ाहिर है, जो भी इलेक्ट होकर नुमाइंदा बना होता है, तो वो इसी चक्कर में होता है कि उसको कोई फैसिलिटीज़ मिलें, उसको कोई लिवरेजेस मिलें। तो हमारी तारीख में चूँकि हमने ये मुतालबा रखा हुआ है कि जो मरात याफ्ता तबका है, अशराफिया है, उसकी मरात का ख़ात्मा किया जाए। तो ज़ाहिर है, जब आपको मरात ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हों, तो आप ऐसी तरीक़ों की मुखालफत ही करेंगे। इसमें उनका भी कोई इतना ज़्यादा कसूर नहीं है, चूँकि या तो अवाम को मुराद मिल सकती हैं या हुक्मरान तबकात को मुराद मिल सकती हैं। अच्छा, एफआईआर तो आपके खिलाफ भी हुई है, पुलिस को आप भी मतलूब हैं और आपके छोटे भाई भी गिरफ्तार हैं, और राजा ज़ीशान काशिर की गिरफ्तारी के बाद आपकी वालदा की तबीयत तो पहले से ही नासाज है। तो इस तमाम तर सिनेरियो में आपने कल धरने में शिरकत की, बड़ा जोशीला खिताब किया, तो आखिर ये रिस्क आपने लिया क्यों है? जी, एफआईआर मौजूद है, पुलिस को भी मतलूम है, लेकिन क्या करें, हमारी मजबूरी है कि हम आवाम को नहीं छोड़ सकते। आवाम के दरमियान हमें रहना पड़ता है, और आवाम के हकूक़ के लिए हमें लड़ाई लड़नी पड़ती है। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे, जहाँ तक वालदा की सेहत का तल्लक है, तो मैं इस फोरम के ज़रिए से सारे सामीन से गुजारिश करूँगा कि आप उनकी सेहत के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला उनको सेहतयाब करे और उनका साया हमारे सरों पे सलामत रखे। अच्छा राजा साहब, आपने जैसे ये गिरफ्तारी का जिक्र किया, तो कुछ लोगों ने हमने देखा है कि जो गिरफ्तार थे उन्होंने अपनी जमानतें करवा ली हैं और कुछ ने अपनी जमानतें करवाने से इनकार कर दिया है। तो इसकी आखिर वजह क्या है? हाँ, कुछ लोगों ने ज़मानतें करवाई हैं मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर। अ, नहीं करवानी चाहिए थी, लेकिन हर बंदे की ज़ाहिर है, आपको पता है कि अपनी-अपनी मजबूरियाँ होती हैं। लेकिन बुनियादी बात यह है कि जो एफआईआर्स हुई हैं, वो एफआईआर्स बोगस हैं, गैर कानूनी हैं, जाली हैं, क्योंकि कहीं पे भी जो प्रोटेस्टर्स थे, उन्होंने अमन व अमान का मसला नहीं पैदा किया। मुज़फ़्फ़राबाद में जो मसला पैदा भी हुआ, वो हुकूमत ने खुद पैदा किया, और जो मुद्दा बनाया गया कि बिल जलाए गए या बिलों को दरिया में बहाया गया या बिलों को बहुत सारी जगहों पे उनका जनाजा पढ़ के लोगों ने दफन किया,
تو یہ بل بنیادی طور پہ کسٹمر کاپی ہے، یہ کوئی آفیشیل ڈاکومنٹ ہے، نہ ہی اس کا کوئی اور سٹیٹس ہے، یہ کسٹمر کاپی ہے، اور کسٹمر کو اپنی کاپی کے ساتھ، اپنی رسید کے ساتھ وہ جو چاہے مرضی کرے، اس سے کسی کو کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی بات ایف آئی آرز کی ہے، اور ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ جو بوگس ایف آئی آرز درج کی گئی ہیں، یہ ایف آئی آرز واپس ہونی چاہیے۔ کرتے ہیں آپ کیونکہ ممبر بھی ہیں ایکشن کمیٹی کے، تو تحصیل گرکوٹ میں جب آپ نے اس طریقہ آغاز کیا تو آپ کی مخالفت کی گئی، پھر آپ نے سب کو یک زبان کر دیا، آخر یہ انقلاب کیسے لایا آپ نے؟ دیکھیں، یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی کام شروع کرتے ہیں تو ابتدائی طور پہ آپ کی مخالفت کی جاتی ہے تاکہ یہ اس کام کو نہ کر پائیں، لیکن ہم نے درکوٹ کے اندر ایک مسلسل کوشش کی، محنت کی، چونکہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو عوامی حقوق کے لیے یہ تحریک شروع کی گئی ہے، اس تحریک کا ریاست کے عوام کو فائدہ ہے، اور اس میں ہم نے مسلسل تگ و دو کی، بار بار ہمارے اوپر ایف آئی آرز ہوئیں، ہمیں تنگ کیا گیا، بہت طریقوں سے پریشرائز بھی کیا گیا، ہماری مخالفت میں بڑی پریس کانفرنسز اور سارا کھیل کھیلا گیا، لیکن ہر کھیل جو انتظامیہ کی طرف سے، حکمرانوں کی طرف سے کھیلا جاتا تھا، وہ انہی کے گلے پڑ جاتا تھا، اور الحمدللہ آج ہم سرخرو ہوئے، اور میں سچی بات آپ کو بتاؤں کہ اس وقت تحصیل درکوٹ کا کوئی اسٹیشن ایسا نہیں ہے جہاں پہ بڑی تعداد میں مزاحمت نہیں ہو رہی حکمرانوں کے خلاف، اور اس ساری چیز کو کرنے میں ہمیں بہت ساری مشکلات کا سامنا ہوا، لیکن الحمدللہ ہم کامیاب ہوئے۔ اچھا، یہاں سے ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ جب راجہ ذیشان کاشف گرفتار ہوئے، جو آپ کے چھوٹے بھائی ہیں، اس کے بعد آپ روپوش ہو گئے، پھر آپ کی والدہ میدان میں آتی ہیں، پہلے دن وہ اکیلے آتی ہیں، دوسرے دن ان کے ساتھ 2-3 خواتین آتی ہیں، پھر آپ کی مسز، آپ کا بچہ بھی اس احتجاج کا حصہ بنتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے درجنوں کی تعداد میں خواتین ان کے ساتھ آ جاتی ہیں۔ یہ سب آپ نے مار کا سر انجام کیسے دیا ہے؟ ہاں زوہیب بھائی، ہماری والدہ ایک انقلابی خاتون ہے، اور ہم نے بھی یہ مزاحمت جو ہے انہی سے سیکھی ہے۔ ان کی گود میں لیٹ کے وہ جب اپنے والد صاحب، یعنی کہ ہمارے نانا کی کہانیاں سناتے تھے، چونکہ ہمارے نانا 1947 میں شہید ہوئے تھے، تو وہ کہانیاں سن سن کے ہمارے اندر ایک جذبہ بیدار ہوا، اور میں ابھی اس پلیٹ فارم کی وساطت سے میں باقی ماؤں کو بھی کہوں گا کہ اپنے بچوں کو اپنے آباء و اجداد کی اس طرح کی جو کہانیاں ہیں وہ ضرور سنایا کریں، کیونکہ اس کا بڑا ایفیکٹ ہوتا ہے بچوں کی تربیت کے اوپر۔ تو جب ہم گرفتار ہوئے، ذیشان گرفتار ہوا، چھوٹا بھائی میرا، اور میرے اوپر بھی ایف آئی آر ہوئی، تو ایف آئی آر کا مطلب یہ ہے کہ میں بہت زیادہ دیر تک پبلک میں نظر نہیں آ سکتا تھا، تو اس کے بعد میری والدہ گھر سے نکلیں اور وہ آ کے دھرنے میں بیٹھ گئیں، جو دوسری تیسری دفعہ ہمارا دھرنا اکھڑا گیا تو اس میں آ کے بیٹھ گئیں۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آپ نے دیکھا درکوٹ کے اندر خواتین کا ایک بڑا پروٹیسٹ ہوا، اور بہت جاندار پروٹیسٹ تھا، اور انشاءاللہ تعالی آگے 10 اکتوبر کو بھی ہماری پروٹیسٹ کی کال ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ انتہائی جاندار پروٹیسٹ ہوگا۔ اچھا راجہ صاحب، آپ ممبر ایکشن کمیٹی ہیں، تو آپ کے پاس ڈیفینیٹلی بڑی اتھینٹک معلومات ہوگی، تو اگلا آپ کا جو لائے عمل ہے اس کے حوالے سے ہمیں آگاہ کر دیں پلیز۔ جہاں تک اگلے لائے عمل کی بات ہے، تو جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہم نے پورا ایک کیلنڈر جاری کیا تھا، اس میں 5 کو ہم کر چکے، اور 10 تاریخ کو ہمارا خواتین اور بچوں کا احتجاج ہے، اس کی اس وقت کیمپین چل رہی ہے، تیاریاں چل رہی ہیں۔ اس کے بعد 17 تاریخ کو ریاست بھر میں طلباء اور طالبات نے ریلیاں نکالنی ہیں، اور پھر 28 تاریخ کو بڑے عوامی اجتماعات ہونے ہیں، تو یہ ہمارا جو احتجاجوں کا سلسلہ ہے، پرامن احتجاجوں کا، یہ جاری و ساری رہے گا، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ اچھا، جیسے آپ نے اپنے اگلے لائے عمل کا واضح کیا، ایسے ہی آزاد کشمیر میں کل ہائی کورٹ نے آزاد کشمیر سے غیر ریاستی پارٹیوں کی رجسٹریشن کو منسوخ کر دیا ہے۔ اس تمام سینیریو کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ ہاں، جہاں تک آزاد کشمیر میں ہائی کورٹ نے غیر ریاستی پارٹیوں کی رجسٹریشن کو غیر آئینی قرار دیا ہے، تو اس کے بعد آپ یہ پوچھ رہے ہیں جی کہ جو سیاسی عدم استحکام پیدا ہوا ہے، تو آزاد کشمیر میں تو کبھی بھی سیاسی استحکام رہا نہیں ہے۔ اس حوالے سے میں کوئی زیادہ تبصرہ اس لیے نہیں کروں گا کہ اس وقت تک میں نے ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی اس طریقے سے نہیں پڑھا، اور مجھے اس کی جو فردر ڈیٹیلز ہیں ان کا علم نہیں، اور دوسرا یہ پولیٹیکل ایک ایجنڈا ہے، اس وقت ہم پولیٹیکل ایجنڈے کو ڈسکس نہیں کر رہے، ہم عوامی حقوق کی جو تحریک ہے ہم اسی کے اوپر
फिक्स रहना चाहते हैं और उसी पे आगे बात भी करेंगे। अच्छा राजा साहब, जो हुकूमत ने 16 रुकनी कमेटी बनाई है वो आपसे मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हो चुकी है हुकूमत, यानी कि अब वो आपके साथ मुज़ाकरात करेगी, तो इस हवाले से आप क्या मौक़िफ़ रखते हैं? जहाँ तक 16 रुकनी कमेटी की बात है तो उसका नोटिफिकेशन हमने पढ़ा है, सोशल मीडिया से ही हमारे पास भी पहुंची है। हमारी जो जॉइंट एक्शन कमेटी है उसको अभी तक इस हवाले से ऑफिशियली अप्रोच नहीं किया गया, और ये जो कमेटी बनी है इसका तनाज़र भी हमें नहीं पता। सिर्फ ये कहा गया जी कि ये कमेटी कंस्टिट्यूट की गई है। मैं भी शायद के कुछ वज़रा के पोर्टफोलियोज़ का इशू था जो कि 29 बेमहकमा वज़ीर हैं, तो शायद ये कमेटी उस तनाज़र में हुकूमत ने बनाई हो कि उन बेमहकमा वज़ीरों को कौन कौन से महकमे अलाट करने हैं, इस चीज़ को यकसू करना चाहते हो। अच्छा, आखिर में आप आवाम को ये बताते चलें कि इस तहरीक को कामयाब करवाने के लिए कौन सी चीज़ें नहायत अहमियत की हामिल हैं? देखें, इस तहरीक की कामयाबी के लिए आपने पूछा जी कि कौन सी चीज़ें अहम हैं, तो मैं सब सुनने वालों की खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि ये तहरीक, इस तहरीक को हमने हर मुमकिन तौर पे कोशिश ये करनी है कि ये तहरीक पुरअमन रहे। जितना ज़्यादा ये तहरीक पुरअमन होगी ये उतनी ही मजबूत होती जाएगी। हमने तशद्दुद की तरफ किसी सूरत नहीं जाना। जैसे कल एक प्रोटेस्ट में मुजफ्फराबाद की एक वीडियो मैंने देखी थी कि वहाँ पे प्रोटेस्टर्स ने जब पुलिस आई तो पुलिस के ऊपर फूल फेंके। तो पुलिस वाले हमारे भाई हैं, हम एक ही जगह के लोग हैं, हमने उनके साथ नहीं उलझना, हमने अपने मुतालबात के हक में पुरअमन तौर पे आगे बढ़ते जाना है, कहीं पे भी कोई कन्फ्रंट्रेशन नहीं करनी। और दूसरी जो सबसे अहम चीज़ है इस तहरीक की कामयाबी के लिए वो ये है कि आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं, ताजरान हैं, आम आबादी है, आप जो बिल बाइकाट की तहरीक है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। ये अक्टूबर के महीने का बिल, हमारी आवाम से अपील है कि किसी सूरत अक्टूबर के महीने का बिल मत जमा करवाएं जब तक कि हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं होते। किसी प्रोपेगंडे का शिकार ना हो, किसी किसी की भूल भलैयों में मत आएं, और इस तहरीक के साथ अपना किरदार अदा करते जाएं। आप जहाँ पे भी हैं वहाँ के मकामी धरनों में बैठना बड़ा ज़रूरी है, वहाँ के धरनों में बैठें, और हर होने वाले एहतजाज में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, पीसफुल रहें, अमन को ना छोड़ें और सब्र के साथ आगे बढ़ते रहें। इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया राजा साहब आपकी कीमती वक्त का। तो नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त हुआ ख़त्म। आपने मरकज़ी मेंबर जॉइंट एक्शन कमेटी राजा गुलाम इज्तिमा के ख्यालात जाने, और आपको आज हमने ये बताने की कोशिश की कि इनका अगला लाएअमल क्या होगा। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहें और हमारे प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अपने मेज़बान राजा ज़ोई बख्शीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।